नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का द्वितीय सेकंड अध्याय राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं आपके लिए लेके आए हैं। आज के इस अध्याय में हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, तकरीबन 1000 वर्ष का इतिहास। और उसमें हम इस कालखंड की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को हम समझने वाले हैं। प्रथम अध्याय में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। 1700 ईसा पूर्व के बाद से 600 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या कुल मिलाकर वैदिक काल का चलन होता है। अब साथ में एक जो बात ध्यान रखने वाली है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारतीय इतिहास की पहली नगरीय क्रांति थी, अर्थात भारतीय इतिहास में पहली बार नगरों का उद्भव हुआ था और 1700 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के साथ वो नगरीय क्रांति समाप्त हो गई। अब 1700 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक भारत में किसी भी प्रकार का नगरीकरण का उद्भव नहीं होता, लेकिन 600 ईसा पूर्व के बाद भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीय क्रांति का उद्भव होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना द्वितीय अध्याय। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के क्षेत्र में कई प्रकार के विकास और परिवर्तन हुई। 600 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति का उद्भव हुआ, जिसमें राज्य बने, साम्राज्य बने, रजवाड़ों के उदय के हमें प्रमाण मिलते हैं। अब कौन से राज्य बने थे उसके बारे में हम विस्तृत आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर में अभी हम उसके बेसिक खाका तैयार कर रहे हैं। अब द्वितीय नगरीय क्रांति की जो हम बात कर रहे हैं, 600 ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति का उद्भव हुआ, तो उस द्वितीय नगरीय क्रांति में कौन कौन से शहर थे? दरअसल भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ। महाजनपद आप समझ सकते हैं एक तरीके से अलग अलग राज्य, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारे 16 महाजनपदों के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। नगरीय क्रांति के लक्षण हम कैसे कह सकते हैं कि किसी काल विशेष में नगरीकरण हो रहा है, या फिर नगरीकरण शहरीकरण की क्या क्या लक्षण यहाँ पर है। सबसे पहली बात, किसी भी नगर में एक शासक वर्ग का उदय होता है, शासक वर्ग जो उस नगर का संचालन कर रहा है। आज के टाइम पर आप देख सकते हैं MCD, नगर निगम, नगर परिषद, हमारी राजकीय शासन व्यवस्था, केंद्र सरकार, ये एक तरीके से इसके उदाहरण हैं। बड़े पैमाने पर धर्म का प्रचलन होता है नगर में, मुद्रा का प्रचलन होता है, सिक्कों का, करेंसी का प्रचलन चलता है, व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। नगरीयकरण की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि खेती बाड़ी तो होती है, लेकिन 50% से ज्यादा व्यापार और वाणिज्य का प्रयोग यहाँ पर होता है। अधिशेष अन्न से अभिप्राय है कि जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं वो खेती बाड़ी इतनी ज्यादा हो कि जो 50% की जनसंख्या जो दूसरे क्रियाकलापों में, व्यापार में, उद्योग में लगी है, उनका भरण पोषण कर पाए। जैसे कि हम शहरों में बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जैसे कि अभी हम उदाहरण ले सकते हैं कि हम शहरों में बैठे हुए हैं, क्या हम फसल का पैदावार कर रहे हैं? नहीं, हमारे दूसरे सब हमारे ही ग्रामीण परिवेश में रह रहे लोग अन्न की पैदावार कर रहे हैं, वो अधिशेष अन्न, जिससे कि हम शहरी क्षेत्र में कार्य कर पा रहे हैं। साथ में एक नगरीय क्रांति का दूसरा लक्षण है लेखन कला, कर व्यवस्था इत्यादि। लेखन कला भी होती है और साथ साथ में कर व्यवस्था के हम टैक्स भी लेते हैं, तो ये नगरीय क्रांति के लक्षण है। इन्हीं सभी लक्षणों को अगर हम देखें तो 600 ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति का उद्भव हुआ, जिसमें 16 महाजनपदों के उद्भव की कहानी को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम इतिहासकार कैसे कह सकते हैं कि 16 महाजनपद थे? अब जो बौद्ध ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में
16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कि ये 16 महाजनपद थे जिनके अलग-अलग राजधानियां थी और वो पूरे भारत में या उत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर भारत में किस प्रकार से फैले थे। अब हम बात करते हैं महाजनपद की शासन प्रणाली कैसी थी। ये जो महाजनपदों का उद्भव हुआ तो वहां पे दो प्रकार की शासन प्रणाली थी, एक गणतंत्र और दूसरा राजतंत्र। राजतंत्र वही राजा महाराजाओं का शासन, निरंकुश शासक, और वहीं गणतंत्र का अभिप्राय है कि जो लोगों के समूह के द्वारा संचालन हो रहा था। हालांकि आज के समय में हम गणतंत्र को समझ सकते हैं कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। लेकिन जब जनता का कुछ समूह मिलकर शासन चला रहा है तो उसे भी हम गणतंत्र कहते हैं। यानी कि जो प्राचीन काल के इतिहास की जो हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व की, तो उस टाइम गणतंत्र अपने बचपन में था। तो महाजनपद की शासन प्रणाली समझ ली हमने कि वो राजतंत्र और गणतंत्र में विभाजित था। अब हम अगर आगे जाएं, ये जो 16 महाजनपद हमने देखे जिसमें हम पांचाल, कोसल, वज्जी, मल्ल, अंग, काशी, मगध, अस्मक, चेदी, वत्स, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, गांधार, कंबोज, ये 16 जो महाजनपद आपको दिख रहे हैं, आगे चल के 600 ईसा पूर्व के बाद मगध महाजनपद ने अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। एक छत्र शासन कैसे स्थापित कर लिया कि मगध के राजा महाराजाओं ने अपनी सीमा को बढ़ाया, आक्रमण करके, समझौता करके और अपनी सीमाएं बढ़ा ली। तो उसी को हम इतिहास में हम कहते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध क्षेत्र की उपज काफी ज्यादा अच्छी थी। जो मगध का क्षेत्र है वहां पे उपजाऊ भूमि थी, नदियां वहां पर उपस्थित थी, बाढ़कृत मैदान थे, तो वहां पे उपज अच्छी थी और पैदावार ज्यादा अच्छी होती थी। दूसरे अगर हम कारण की बात करें तो जो मगध है वो आधुनिक झारखंड में स्थित था, जहां पर लोहे की खदानें उपलब्ध थी जो कि खेती के औजार बनाने में सहायक थी, युद्ध के हथियार बनाने में सहायक थी। तो इससे काफी मदद मिली मगध को शक्तिशाली बनने में, उनके जंग लड़ने में। साथ साथ में जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध थे, हाथी भी मौजूद थे, जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण भाग थे। जब हम दूसरे क्षेत्र पे कब्जा कर रहे हैं, हम सेना हमारी लड़ने जा रही है, तो वो मदद कर रहे हैं हमारे हाथी। साथ साथ में जो मगध की दो राजधानियां थी जिसमें राजगृह और पाटलिपुत्र, इनकी भौगोलिक स्थिति काफी सुरक्षित थी। जैसे कि राजगृह की अगर हम बात करें तो ये पहाड़ियों के बीच में था, जिसे इसे सुरक्षा देता था। साथ साथ में पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें वो गंगा किनारे बसा हुआ था, जो कि यातायात के साधन में मदद थी, व्यापार की मदद थी और साथ साथ में एक तरीके से प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करता था। ये दोनों राजधानियों को ये दोनों सिचुएशन। साथ साथ में मगध साम्राज्य को जो विस्तृत करने में जो मदद मिली, वहां पर महत्वाकांक्षी शासकों की उपस्थिति थी, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। मौर्य वंश की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इन शासकों की उपस्थिति थी। तो हम नक्शे में इजीली देख सकते हैं कि जो मगध जो अपने शुरुआत में था, मैं भी इसे मार्क करके दिखाता हूं आपको, कि हम नक्शे में देख रहे हैं कि ये मगध इतना छोटा था, लेकिन जब मगध शक्तिशाली बना मौर्य साम्राज्य के टाइम पर पूरा, तो मगध का शासन यहाँ से फैल के पूरा इतना बड़ा क्षेत्र हो गया, लगभग पूरा अफगानिस्तान भी इसने कवर कर रखा था। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध किस प्रकार से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। ये मेनली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करके लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि जो मगध साम्राज्य पर या मगध शासन पर, मगध महाजनपद पर जो सबसे ज्यादा जिस राजवंश का काल महत्वपूर्ण माना जाता है वो है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाने उससे पहले हम देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमारे पास जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, जिसके हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी या मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो मुख्य स्रोत हैं, एक है अभिलेख, दूसरा है इंडिका, तीसरा है अर्थशास्त्र।
अगर हम अभिलेख की बात करें तो अभिलेख है क्या? तो अभिलेख को हम समझ सकते हैं कि कोई भी चट्टान हो गई या फिर कोई पत्थर हो गया, कोई हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का लेख हो गया जिसमें कोई व्यक्ति सूचना प्रदान कर रहा है। अगर एक चट्टान हो गई तो उस पे कुछ राजा ने लिख दिया और अपनी प्रजा को सूचना दे दी, तो वही एक तरीके से अभिलेख है। तो अशोक पहला सम्राट था जिसने प्रजा के लिए संदेश लिखवाए। मौर्य वंश का महान शासक अशोक पहला सम्राट था जिसने प्रजा के लिए संदेश लिखवाए और धम्म का प्रचार किया। उदाहरण के लिए संदेश क्या हो सकता है कि अपने गरीब लोगों की सहायता करिए, धम्म का प्रचार करिए, पशुओं की हत्या ना करिए, एक दूसरे की मदद करिए। तो इस प्रकार के प्रचार किया। ये बहुत डिटेल में जानने के लिए अगर आप ग्रेजुएशन में अपने हिस्ट्री विषय लेते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है तो आप वहां पे जरूर पढ़िएगा। फिलहाल अभी हमारे विषय में इतना ही है तो हम उतना ही पढ़ते हैं। साथ साथ में भारतीय अभिलेख विज्ञान ने 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला और तब पता चला कि अभिलेखों में प्रियदर्शी अशोक शासक ही था। अब जो पहले हमने बात करी कि जो संदेश अशोक ने लिखवाए, तो वहां पे जो अशोक ने जो लिखवाया उसमें सीधा नाम ये नहीं है कि भाई अशोक ने ऐसा लिखवा दिया। जिस अभिलेख की जो भाषा थी, ब्राह्मी भाषा और खरोष्टी भाषा, जेम्स प्रिंसेप नामक अधिकारी ने उस भाषा को पढ़ा और उसमें बाद में पता चला कि जो प्रियदर्शी है वही अशोक है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथों में अशोक को कई बार प्रियदर्शी या देवाना प्रिय कहा गया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अभिलेख में प्रियदर्शी नाम का शब्द मिलता है वही अशोक है। तो अब हम बात करते हैं कि अभिलेख से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेख से एक तो शासन चलाने की विचारधारा की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक किस प्रकार से धम्म प्रचार कर रहा था, और साथ साथ में जिन जिन क्षेत्रों में अभिलेख पाए गए हैं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर मौर्य साम्राज्य का शासन था, तभी तो उस क्षेत्र में अभिलेख पाए हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, महत्वपूर्ण जो हमारा स्रोत है इंडिका। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। सबसे बड़ी बात की ऐसा नहीं है कि इंडिका की हमें कॉपी मिल गई है और हमने देख लिया कि भाई ये मेगास्थनीज है। तो वो मेगास्थनीज ने तो लिखा था लेकिन वो एक जगह कॉपी नहीं मिली है, किताब नहीं मिली है। कई दूसरे इतिहासकारों ने, यात्री वृत्तांत वालों ने उसने वर्णन किया है इंडिका का। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और जिसने इंडिका लिखी। अब इंडिका में क्या लिखा वो हम आगे देखने वाले हैं। साथ साथ में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इसकी रचना कौटिल्य ने की थी और इससे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी, राजस्व कैसे लिया जाता था और साथ साथ में मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ था, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। और लिखी किसने थी? चाणक्य या कौटिल्य ने। जैसा कि हम कहते हैं चाणक्य नीति, जी हाँ भाई वही चाणक्य नीति। तो अब हम आगे चलते हैं अपने विषय पर। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा चल रहा था। कि हमने एक बार अगर हम देखें कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, ये जो इतना बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, तो अब वहां पर शासन कैसे चल रहा था। सबसे पहली बात करें हम राजनीतिक शासन की बात करते हैं कि वहां पे राजनीति कैसी थी। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो एक केंद्रीकृत साम्राज्य था। वहां पे अलग अलग राजा नहीं थे, वहां पे सिर्फ एक ही राजा था और वही सम्राट कहलाया करता था, चक्रवर्ती सम्राट कहलाया करता था। मौर्य साम्राज्य को शासन सुव्यवस्थित बनाने के लिए, जैसे कि आज भारत में हमारे अलग अलग राज्य बने हुए हैं, उसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य के भी 5 केंद्र थे जिसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी शामिल थे। और इन 5 राज्यों में अपने साम्राज्य के सम्राट के नुमाइंदे, गवर्नर, जो भी आप कह सकते हैं, वो बैठ के शासन करते थे। साथ साथ में साम्राज्य के बेहतर संचालन के लिए भूमि तथा नदी मार्ग का प्रयोग भी किया जाता था, जिससे कि एक दूसरे में
एक दूसरे राज्यों में आवागमन हो सके और यदि किसी राज्य में विद्रोह हो रहा है तो सेना जा सके, अगर किसी राज्य को मुसीबत के टाइम पर जरूरत है तो वहां से खाना पूर्ति रसद जा सके। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन के महत्वपूर्ण भाग सेना से। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें हमें सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिखते हैं कि सैनिक गतिविधि संचालन के लिए 6 समितियां थीं जो पूरा सैनिक गतिविधि का संचालन करती थी। उसमें एक नौसेना थी, यातायात तथा खान पान का संचालन करने वाली सेना थी, पैदल सैनिक थे, अश्वारोही, रथारोही, हाथी का संचालन करने वाली सेना थी। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के टाइम की सेना बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थी, जिसके रखरखाव के लिए अलग समिति 6 समितियां बनी थी। अब बात करते हैं जो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख भाग था वो है धम्म। तो अशोक ने अपनी कलिंग विजय के पश्चात, अब कलिंग विजय क्या है बुक में नहीं है लेकिन आप गूगल तो कर ही सकते हैं दोस्तों, तो गूगल करिए, देखिए कि कलिंग विजय ठीक है, कलिंग युद्ध क्या था। तो अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात पूरी तरीके से युद्ध करना बंद कर दिया और उसने एक अपनी विचारधारा बनाई, उसे कहा गया धम्म। इसे अक्सर लोग बौद्ध धर्म से भी मिला जुला मानते हैं। खैर ये विवाद का विषय है। अभी हमारा जो काम की बात है वो ये है, अशोक ने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए धम्म का प्रचार किया। कुछ नियम थे जैसे कि चोरी ना करना, एक दूसरे की मदद करना, रास्ते में जो सड़क के किनारे पेड़ लगाना, इनकी रखरखाव के लिए कुछ विचार थे। तो ये था हमारा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। अब हम देखें मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण कैसे था, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। जब हमने देखा कि 1830 में जेम्स प्रिंसेप नाम के अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ी और हमें अशोक के बारे में जानकारी लिखी, और ये वही काल था 19वीं सदी का दशक था जब इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास लिख रहे थे। और विडंबना यह है कि उस दौर में हम ब्रिटिश शासन के गुलाम थे और कहीं ना कहीं पूरी मानसिकता उस सिचुएशन में रह गई थी कि हम बहुत दबे हुए हैं, लोग हम पर शासन कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता को उस टाइम पता चला कि इतिहास का ऐसा कालखंड था जहां पर हमारा इतना बड़ा साम्राज्य था, जहां पे एकता थी, अखंडता थी और अशोक जैसा महान शासक था, तो उस टाइम के आंदोलनकारियों में, स्वतंत्रता संग्रामियों में, राष्ट्रवादियों में एक हर्ष का विचार फैला। उनको एक जोश आया, जुनून आया अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का। तो यही था, मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण था कि आजादी के टाइम पर देशभक्तों के बीच में एक हर्ष और उल्लास का माहौल बन के आया। बाकी महत्वपूर्ण तो था ही। तो आज की वीडियो के लिए साथियों इतना ही। जल्दी ही हम इस अध्याय का दूसरा और अंतिम पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। आपका सहयोग, थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल रहा है लेकिन कुछ ज्यादा की अपेक्षा है, क्योंकि हम बहुत बड़े स्तर पर बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं और स्कूली विद्यालय शिक्षा तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सुझाव है तो सुझाव दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो सुझाव। थैंक यू।